नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अब हम एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो शुरू करने वाले हैं 6 से 10th। और पहले इसमें हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट करेंगे और फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट की पॉलिटी है या जैसे ज्योग्राफी है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो 6 क्लास का जो पहला चैप्टर है, हमारे अतीत, ये टॉपिक रहेगा हमारा। और इसके साथ ही कुछ और भी दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये उपयोगी कौन कौन सी क्लास के लिए है, कौन से एग्जाम के लिए है। आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है, सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है, और अब रीट के एग्जाम के लिए भी ये किताबें उपयोगी है। तो आप तीनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तीनों की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये किताबें अब पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात कि सर इनके नोट्स भी हम साथ में बनाएं या नहीं बनाएं, तो आपकी इच्छा पर है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आप नोट्स के रूप में बना सकते हैं। एक नई नोटबुक ला के रख लीजिए और उसके अंदर जो है आप इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट को जो चैप्टर वाइज है, जैसे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है हमारे अतीत प्रथम, तो इसके जो भी चैप्टर के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आप लिख सकते हैं। और एक चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं होंगे। ये किताबें समझाने के अकॉर्डिंग है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी चीज़ समझ में आ जाए। तो फैक्ट जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो फैक्ट हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो 6 क्लास की पुस्तक जो है उसमें ये चैप्टर है हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में, क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज में, भोजन संग्रह से उत्पादन तक आरंभिक नगर क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। और राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और इसके बाद है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र और किताबें। तो ये 12 चैप्टर है इसमें 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके साथ ही देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। हमेशा एनसीईआरटी पढ़ाने से पहले आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, तो जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया होगा उसमें से होगा, लेकिन आज ये पहला ही चैप्टर है। तो आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल सा, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस पे उसे हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, हर वीडियो को उसको शेयर भी कीजिए। आप चाहे ग्रुप वगैरह हैं, आप जहां भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये चीज़ पहुंचे। क्योंकि आरबीएससी की जब मैंने किताबें पढ़ाई थी कंप्लीट 6 से 10th की, और सारा जो रीट का पेपर है वो पूरा आरबीएससी की किताबों में से था। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने पूरा पेपर होने के बाद में, जब पेपर हो गया था रीट का, तब उन्होंने बाद में वो आए और उन्होंने जैसा कि बताया कि उनको कभी ध्यान ही नहीं था कि आरबीएससी की किताबें भी कहीं यूट्यूब पे इस तरह से पढ़ाई जा रही हैं। तो थोड़ा इधर उधर शेयर कर देंगे तो अच्छी चीज है, शेयर करनी चाहिए अच्छी चीजों को। तो फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले अब क्या है, देखिए बच्चों के समझाने के हिसाब से है। तो इन्होंने किसी जैसे बच्चे का नाम लिख देंगे और फिर कहेंगे कि इस बच्चे की ये निगाह पड़ी, या इस बच्चे ने ये देखा तो इस बच्चे ने ये पूछा कि ऐसा क्या है, या ये क्यों लिखा हुआ है। तब जैसे सामने वाला इसको समझाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। ये एक बच्ची है, रसीदा का सवाल। बच्ची है रसीदा। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खियों पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब बताओ कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे।
हम शिकारियों, पशुपालकों, कर्षकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये कितने अच्छे जो है वर्ड के अंदर इन्होंने चीजें लिखी है कि अतीत के बारे में क्या क्या आप जान सकते हो। भोजन क्या होता था लोगों का, कैसे वस्त्र थे, किस तरह के घर बनाते थे, उस समय के जो शिकारी थे, पशुपालक, किसान वगैरह, राजा होते थे, व्यापारी होते थे, पुरोहित होते थे, शिल्पकार होते थे, कलाकार होते थे, संगीतकार हैं या वैज्ञानिक हैं। तो इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे। तो इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र फर्स्ट, अब आगे का जो पेज है उस पे मानचित्र दिया हुआ है कि लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा नदी का पता लगाऊं, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कई लाख वर्ष पहले से। यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया था, कुशल संग्राहक कहा गया था। पहले मनुष्य जो है वो जंगलों में रहता था, ये जैसे जंगल बने होते थे। अब यहाँ कहीं भी रह रहा है, पेड़ के ऊपर रह रहा है या जैसे गुफा है, गुफाओं में रहता है। तो अब भोजन तो करेगा ही वो, तो भोजन करेगा, भोजन लाएगा कहाँ से। तो आसपास जो जंगलों में जहां से भी उसको वनस्पति, पेड़ पौधे, फल फूल जो खाने के लिए मिल सकता था, वो चीजें दिन में जाता था, इकट्ठी करता था और शाम को घर लेकर के आता था, और जो वो और जो उसका परिवार होता था वहां भोजन करते थे। और वे जानवरों का भी शिकार करते थे। नेक्स्ट है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब ये आपको बताएंगे मैप में, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो ये जो बॉर्डर है इस तरफ से है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब ये इसमें पॉइंट हो गया महत्वपूर्ण। 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। तो शुरू की जो फसलें हैं 8,000 वर्ष पहले कौन सी है, गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो उत्तर पूर्व के अंदर गारो, ये असम की तरफ, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, तो जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन इसमें। अब ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं यहां जो हैं, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। अब देखिएगा ये है पूरा मैप, और इसमें कई महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे ये गारो पहाड़ियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ ये देखेगा सुलेमान और किरथर। यहाँ ये नर्मदा नदी के बारे में ऊपर आया था। देखिए नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से कहाँ बहती है, भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर, ये ढाल आप देख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये विंध्याचल का जो है, ये मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में जो अमरकंटक नामक स्थान है, तो वहां से ये निकलती है, और लगभग 1312 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। और गिरती कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में, इधर अरब सागर जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये जो सुलेमान और किरथर, तो जैसे सुलेमान पर्वत के बारे में अगर बात करें, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो ये क्षेत्र है, बॉर्डर की तरफ का एरिया,
यानी आप कह सकते हो कि जो सुलेमान पर्वत है वो ईरान के पठार का पूर्वी छोर है। ईरान का जो पठार है उसका लास्ट में आकर के यहां सबसे पूर्वी छोर की तरफ जो पर्वत है हम उसको कहेंगे सुलेमान पर्वत। तो ये कुछ मैन इसमें पॉइंट हैं। और सुलेमान पर्वत, इससे ज्यादा तो आपके इसमें नहीं आता, लेकिन अब जैसे ये कहाँ है पर्टिकुलर, कि जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहां भी कई क्षेत्र हैं जहां ये विस्तृत है। जैसे जैसे कंधार, ये लोया, पकरिया, जाबुल। तो ये कई स्थान हैं जहां इस सुलेमान पर्वत का विस्तार माना जाता है। और इस सुलेमान पर्वत से ही कुछ नदियां हैं जो निकलती है। एक दो नदियों के नाम है मेन। एक तो आती है गोमल नदी और दूसरी आती है डोरी नदी। तो ये भी इसी सुलेमान पर्वत से ही निकलती हैं। और इसके बाद में जो दूसरी पर्वत श्रेणी है किरथर, तो किरधर भी लिख देते हैं, किरथर भी लिखते हैं इसको। तो ये यहाँ पर जो सिंध और बलूचिस्तान वाला सा क्षेत्र है, ये वाला जो इस तरफ का क्षेत्र है, यहाँ ये पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद में जो किरधर का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है, सबसे ऊंची चोटी जिसको आप कह सकते हो, सर्वोच्च पर्वत शिखर, उसका नाम है जरदक। तो लगभग 7,500 के आसपास जो है फुट ऊंची उसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बाकी देखिएगा अब इसमें, वैसे आप मैप देखा जाए तो इसमें कई प्रश्न आपके बन जाते हैं मैप के अकॉर्डिंग। यहां देखिएगा, ये इधर महानदी दिखा रखी है उड़ीसा की तरफ, ये गारो पहाड़ियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इस तरीके से देखिएगा, फिर ये बांग्लादेश में से यहां से निकलती है। और इधर से ये जो गंगा नदी है, ये कई अपनी सहायक नदियों के साथ में लेते हुए यहाँ पर आती है, इस जगह पे मिलते हैं। और यहाँ सिंधु नदी जो है, तो ये इसकी सहायक नदियां बताई है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है। यहाँ विंध्य पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, यहाँ है ताप्ती नदी। फिर यहाँ गोदावरी, यहाँ जो इस एरिया में है, ये जो पूरा क्षेत्र कहलाता है दक्कन, दक्षिण का, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेनार नदी। और ये है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है इधर, ये कावेरी नदी। तो इन नदियों का सीक्वेंस आपसे कई बार पूछता है, जैसे महानदी, फिर उसके बाद में और दक्षिण की तरफ आएंगे तो गोदावरी नदी, और दक्षिण की तरफ आएंगे तो कृष्णा नदी, फिर इसके बाद में ये तुंगभद्रा नदी है, फिर पेनार नदी है। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस पूछ लेता है आपसे। फिर है मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये प्रश्न है, आरंभिक नगर कहाँ फले फूले? इसी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और जबकि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे तो लगभग आज से 4,500 वर्ष मान लो, या 4700 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यहां यह नाम देखेगा उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया के जो ये कंट्री हैं, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो है ये मेनली माने जाते हैं उपमहाद्वीप में। वैसे तो उपमहाद्वीप की बात करें तो मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले जो कंट्री हैं, भारत और ये वाले, तो मेनली इनको उपमहाद्वीप कहते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका है, इनको भी साथ में मान लिया जाता है उपमहाद्वीप में।
और अफगानिस्तान को भी कभी कभी कह देते हैं कि अफगानिस्तान भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। बाकी और जो पड़ोसी देश जैसे ईरान है, चीन, म्यांमार, तो ये इसके आसपास के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो ये महाद्वीप से तो छोटा है पूरा जो दक्षिण एशिया है, लेकिन इसकी विशालता के कारण जो इतना बड़ा क्षेत्र है, और ये एशिया से समुद्रों में कई पहाड़ियां और पर्वतों से बंटे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो उपमहाद्वीप के अंदर जो मुख्य देश आएंगे तो ये वाले जो हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो ये मुख्य रूप से माने जाते हैं उपमहाद्वीप में। बाकी जैसे कभी मानने को मालदीव को भी कभी कभी शामिल कर लिया जाता है, अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं। लोगों ने सदैव यात्राएं की, और कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियां और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो अब नोट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें कुछ भी नोट करने वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये जरूर एक महत्वपूर्ण है। ये वाले पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र पर प्रथम को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, फिर जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो इधर उधर लोग जाएंगे तो उनके जो खुद की कल्चर है उसका भी प्रचार प्रसार होगा। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ कि कहाँ ईरान कहाँ पर है, यूनान कहाँ पर है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा और पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है उसे इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति जो है ऋग्वेद की लगभग 3500 वर्ष पुरानी में भी मिलता है, और बाद में इस नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये पूरा आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें कि इंडिया शब्द जो है वो किससे निकला है, इंडस से निकला है। ईरान और यूनान से आने वाले जो लोग थे उन्होंने उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। नेक्स्ट है अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न बनता है कि हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहते हैं, तो पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है।
तो पांडुलिपि जो है, इसके लिए प्रयोग होने वाला वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। किसको? पांडुलिपि को इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और ये जो वर्ड निकला है इंग्लिश का, ये लैटिन वर्ड से निकला है मेनू, और मेनू का लैटिन वर्ड का अर्थ होता है हाथ। तो चूंकि हाथ से लिखी होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों, जो पेड़ के पत्ते होते थे ये, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये चीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ की छाल, तो ये हिमालय क्षेत्र में उगता है, लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह होता है। और इसकी जो खुद की लंबाई होती है भुर्ज नामक पेड़ की, ये लगभग 20 मीटर तक इसकी हाइट होती है इसकी। और इसके अलावा इसमें ये जो पेड़ की छाल है ये खराब नहीं होती, और उसका रीजन है कि इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, मतलब जिसका रेजिन नाम का, आप ऑयली प्रोडक्ट कह सकते हो इसको, ऑयल होता है। तो ये रेजिन युक्त तेल पाया जाता है जिसकी वजह से ये खराब नहीं होता। तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो ताड़ पत्रों से बनो पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहां देख सकते हो। ये देखिएगा, ये है पांडुलिपि। तो ये पेड़ की छाल है और इस छाल पर इसको लिखा गया है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां जो है वो आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है, और इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो आम जनता है वो करती थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अब ये अभिलेख क्या होता है? इतनी बेसिक चीज है। किसे कहते हैं अभिलेख? यानी जो कुछ भी लिखा गया है, किस पे लिखा गया है? किसी पत्थर पर या धातु पर। तो जो कठोर सतहों पर लिखे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं, उनको अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। तो आप देखते हैं कि जैसे अशोक के स्तंभ आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं आप, तो कई राजा हैं, कई यहाँ के शासक हुए हैं जिन्होंने कई इस तरह के अभिलेख तैयार करवाए हैं। जैसे मान लीजिए मेवाड़ का विजय स्तंभ है। अब विजय स्तंभ के बारे में कई चीजों का उल्लेख मिलता है। राणा कुंभा है, उनकी कई जो विजय थी उनका वर्णन मिलेगा। जो पहले के शासक थे उनके बारे में भी उस पर लिखा गया है। तो काफी जानकारियों के सोर्स होते हैं ये। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, अब यह आपके सामने एक अभिलेख है, और ये जो इस पे इस तरह से कुछ अक्षर बने हुए हैं, ये लिखा हुआ है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। जैसे हिंदी भाषा है, लेकिन लिपि कौन सी है? तो जो हम लिखते हैं वो उसको लिपि कहते हैं, अक्षर और संकेतों से। तो लिपि कौन सी है हिंदी भाषा की? देवनागरी लिपि। और भाषा हिंदी है।
जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो अरेमाइक के अंदर भी थे, यूनानी में भी थे, ब्राह्मी लिपि में भी थे। तो ये आपके लिए हो गया महत्वपूर्ण। तो उसमें यूनानी और अरेमाइक के अंदर ये एक उदाहरण दिया है इसका। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो पुरातत्वविद क्या होता है? जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का, चित्रों का और मूर्तियों का अध्ययन करता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी भी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो देखिए, जो नष्ट नहीं होने वाले होंगे उसी से ही इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कई अभिलेख वगैरह हैं, ये घड़े वगैरह हैं, सिक्के हैं, धातु, पत्थर, पक्की मिट्टी के बने वाले। जैसे बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। तो ये जैसे घड़ा है, मटका है, और ये चांदी के सिक्के हैं जिनका प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। क्योंकि पहले चांदी, तांबा ये इसी तरह के धातु थे। लोहे की जो खोज है वो लगभग 1000 वर्ष, 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज मानी जाती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे? तो मिलते ही होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, सोर्स का। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग करते हुए सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब ये चीजें केवल आपके समझने के लिए है। छोटी छोटी चीजें जो है जैसे नोट्स वगैरह वाली है, तो यहाँ अब ये नोट्स के रूप में आपके इसमें कोई काम में आने वाली चीज नहीं है कि आप कुछ नोट्स के रूप में ये हो। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो जो व्यक्ति देखिए जिस जीवन शैली के बीच में रहता है, जिस माहौल के बीच में रहता है, और वहां जो अनाज होता है वही उसका भोजन होता है। अब जो जैसे भारत में यहाँ समुद्र के किनारे जो लोग रहेंगे, इधर समुद्र है, और यहाँ जो भी इधर रहेंगे
तो वो लोग मुख्य रूप से उनके भोजन में मछली निश्चित रूप से शामिल होगी, चावल होंगे। अब कोई यहाँ रहता है राजस्थान में, तो उसके भोजन के अंदर गेहूं है, बाजरा है, ये इस तरह का खाद्यान्न उसके होगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अब यहाँ राजस्थान में रहने वाला कहते कि नहीं मैं तो मछली खा ही नहीं सकता। खाने वाले कुछ भी खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ वाली चीज यहाँ नहीं आ सकती या यहाँ वाली यहाँ नहीं जाएगी, जाते ही हैं सामान। मछलियां भी हर जगह मिल जाएगी। लेकिन मेनली हम बात कर रहे हैं उस खाद्यान्न के बारे में जो वहां की भौगोलिक जो कंडीशन है, भौगोलिक स्थितियों के कारण जो चीज उत्पन्न होती है। तो ये सब चीजों में भेद था, उसमें भी था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कर्षक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो इसमें से आपके नोट्स के हिसाब से कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब जो है वो नोट्स के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जैसे मान लीजिए आप ये तिथि के बारे में कह रहे हैं कि जैसे तिथि वगैरह हम लिखते हैं तो किसी चीज के लिए लिखते हैं कि 4000 वर्ष, 4000 बीसी या 2000 एडी या सिर्फ 2000 ईस्वी। तो सब इसके मतलब क्या है? तो ईसा बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और उसके बाद में एडी, एना डोमिनी कहते हैं इसको, या सीधा ईस्वी भी लिख देते हैं। तो उसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पश्चात का। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अब 2000 है तो आप इसको कैसे कैसे लिख के समझा सकते हैं? इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई लिखा भी आ जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग होता है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इन सब शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। क्योंकि अंग्रेज भारत आते हैं, तो अंग्रेजों ने आने के बाद में फिर उनके वहां जो चलता था ये बीसी रेसी एडी वाला, ये चीज उन्होंने यहाँ भी शुरू कर दी। नहीं तो पहले यहाँ तो कई संवत चलते थे भारत में, जैसे आज भी ये चलते हैं, विक्रम संवत है, शक संवत है, ये कई संवत चलते हैं, हिजरी संवत है, कई संवत है। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ आ गए और उसके बाद जब पूरी तरह से शासन भार उनके पास में चला गया तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से ही ये चीजें कर दी यहाँ पे। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। तो ये चीज अब ये है कि देखिए बीसी हम जीरो को मान लेते हैं कि ये जीरो है। इस जीरो से पहले के जो वर्ष होंगे उसको हम लिखते हैं बीसी या बीसी ई भी लिख सकते हो। और जीरो के जो बाद के हैं उनको हम लिखते हैं एडी या ईस्वी सन। तो या इसको सी ई भी लिख सकते हो, कॉमन एरा। ये सब एक ही चीज है। और बीसी लिखो या बीसीई लिखो
तो ये भी एक ही चीज है, यानी ईसा मसीह का 0 वर्ष है, यहाँ ईसा मसीह के जन्म का वर्ष मानिए इसको, तो इससे पहले को हम कहते हैं BCE। अब जैसे ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2500 वर्ष पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को पाते हैं, तो आज से हम कहते हैं कि 4500 साल पहले लगभग सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आज से तो लगभग 2000 वर्ष ये हो गए भाई, ठीक है 2022वां चल रहा है, लेकिन लगभग लमसम 2000, 2500 वर्ष वो लगभग आज से 4500 वर्ष पहले। लेकिन जब आप सिर्फ ईसा से पहले वाला देखोगे तो फिर आप लिख सकते हो कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का ये टाइम पीरियड था 2250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन समय था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये अलग अलग चीजें हैं, हालांकि मानने वाले अलग अलग समय मानते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक कॉमन चीज बताई है इसमें। अभी जैसे ये 0 है और ये सब इधर वाला BC हो गया, और ये अभी जो चल रहा है ईस्वी सन हो जाएगा। अभी 2022 चल रहा है 0 से, और ये पीछे बिफोर क्राइस्ट। तो ये जो सारे आप मगध के राजवंश वगैरह सब देखते हो, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से जब आप इनको देखते हो सही तरीके से, तो मगध पे पहला राजवंश व्यवस्थित आपको मिलता है हर्यक वंश, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व BC है वो। फिर उसके बाद में इधर हम 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर ये शुंग वंश, फिर कण्व, ये शुंग कण्व के बाद में आएंगे। तो अब जैसे मौर्य वंश के बारे में जब आप पढ़ते हो तो हमेशा यही लिखते हैं ईसा पूर्व। महाजनपदों के बारे में आप पढ़ते हो तो आप लिखते हो ईसा पूर्व। वैदिक काल के बारे में आप लिखते हो तो लिखते हो ईसा पूर्व। कि 1500 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो कहलाता है वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व तक का पूर्व वैदिक, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का उत्तर वैदिक काल। तो ये सब हम ईसा पूर्व लिखते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ये भारत में सब चीजें, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग, ये कई राजवंश जो हैं ये ईसा मसीह के जन्म से पहले भारत में हो चुके थे। तो वो होता है ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के पश्चात का जो है, फिर उसके बाद में फिर जैसे कई गुप्त काल आते हैं, तो गुप्त काल आप लिखते हो कि 3री शताब्दी के अंदर। तो 3री शताब्दी का मतलब वही हो गया, तो ये है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में और ये देखिए, ये जो BC वाला ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इतनी बेसिक चीजें हैं, ये फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी भी मुझे बहुत बार ऐसे मिलते हैं। जैसे मैंने बोलचाल में कई जगह ईसा पूर्व लिख दिया, और अगर ये बिफोर क्राइस्ट वाला ये चीजें अगर नहीं बताई तो वो पूछते हैं सर ये ईसा पूर्व से क्या मतलब हो गया, इसमें कहीं इतना ईसा पूर्व लिखा रहा है, कहीं सीधा ईस्वी लिखा रहा है, इनके मतलब क्या है। और वो डायरेक्ट वो BA भी कर चुके हैं, MA भी कर चुके हैं, B.Ed भी कर चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन उनको बिफोर क्राइस्ट और AD के अंदर डिफरेंस नहीं पता होता। तो उसका रीजन ये होता है कि कभी ढंग से इन किताबों को पढ़ा ही नहीं, 6 से 10th वाली किताबों को। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अब ये देखिए, जैसे ये संकेत हैं, और मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है, ये रोसेटा लिखा हुआ है।
जहां यहां से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी और मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे कारतूस कहते थे। इसके पश्चात विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। और जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। तो इस तरह से इन भाषाओं को पढ़ा गया है कि कौन सी लिपि में क्या लिखा हुआ है। कई लिपियां तो आज भी नहीं पढ़ी गई है कि किस में क्या लिखा हुआ है, क्या किसका कोई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कई चीजें आज भी ऐसी है जिनको नहीं पढ़ा गया है कि आखिर क्या इस लिपि का क्या, किस तरह से क्या लिखना चाह रहे होंगे। तो ये कारतूस वाला जो है, ये कुछ चीजें हैं। अब ये मिलान करने वाला है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करो। और इधर है कृषि का जो है आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो इस तरह से ये कुछ तिथियां हैं यहाँ पे। तो ये आपका चैप्टर हो गया, इनको मिलान जो गए हैं वो कर लेते हैं। देखिए नर्मदा घाटी, हालांकि अब ये आपका होमवर्क है लेकिन फिर भी आपको पहले चैप्टर में ये करा देता हूँ। इस तरीके से इनको मिलान कीजिएगा। ये 500 पढ़ लिए, इधर वाले पढ़ लिए। अब देखिए नर्मदा घाटी का क्या हो जाएगा, शिकार और संग्रहण, ये हो जाएगा। और मगध का हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियों का हो जाएगा आरंभिक कृषि, और सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं यहां हो जाएगा प्रथम नगर। और इसके अलावा गंगा घाटी जो है यह हो जाएगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो ये आपका 500 का ये इस तरह से मिलान हो गया। क्योंकि शिकार और संग्रहण के जो हमें प्राप्त होते हैं लाखों वर्ष पहले, जो साक्ष्य वो नर्मदा घाटी के पास में होते हैं। मगध जो है ये सबसे बड़ा राज्य के रूप में हमारे सामने आता है। गारो पहाड़ियां जो असम मेघालय की तरफ, मुख्य रूप से मेघालय, तो वहां जो है हमें आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु और जो सहायक नदियां हैं तो यहाँ प्रथम नगर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये सब। और गंगा घाटी जो है तो यहाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर का निर्माण शुरू हुआ, नगर बनने लगे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें आगे का फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा आरंभिक मानव की खोज में। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।